ला 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 ला। माइंस रोल 1955 एमसीक्यू लेक्चर नंबर 7। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को कवर करने के बाद अपना जो राइट आंसर है वो गेस कीजिएगा, ठीक है। कौन सा कलर लिया जाए, कौन सा कलर लिया जाए? केबीसी का क्वेश्चन है, व्हाइट ही ले लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वेयर एज अ रिजल्ट ऑफ आईएमई एंड पीएमई, नहीं व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा है, कलर चेंज किया जाए। येलो ले लेते हैं। देखिए, आईएमई और पीएमई का यदि रिजल्ट आया, आईएमई और पीएमई का रिजल्ट से अगर ये पता चला कि कोई पर्सन जो है वो अनफिट है, क्या पाया गया सर? कि कोई पर्सन जो है वो अनफिट है, ठीक है, पर्सन क्या है? अनफिट है। उस केस में क्या होगा? आईएमई पीएमई के बाद अनफिट पर्सन क्या करेगा, उस टाइम क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर 1 है फाइन ऑफ 500 फॉर पर्सन, उस पर्सन के लिए 500 रुपए का फाइन लगेगा। सेकेंड ऑप्शन है ही शॉल नॉट कंटिन्यू हिज एम्प्लॉयमेंट, वो अपना एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू नहीं करेंगे, मतलब उनको अपना एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जैसा सीआईएम बोले चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से पूछा जाएगा और उनका डिसीजन को लास्ट माना जाएगा, या फिर उनको जो अनफिट पाए गए हैं उनको रिकवर होने के लिए टाइम दिया जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 1। सिनेरियो ध्यान से समझिएगा। आईएमई और पीएमई का रिजल्ट आया, नॉर्मल रिजल्ट आया, मेडिकल सर्टिफिकेट का हम लोग रिजल्ट किसमें देखते हैं? किस फॉर्म में? फॉर्म नंबर ओ में। फॉर्म ओ आया तब पता चला कि एक पर्सन अनफिट है, वैसे केस में क्या किया जाएगा? ऑप्शन हम लोग देख लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ही शॉल नॉट कंटिन्यू हिज एम्प्लॉयमेंट, उनको क्या कर दिया जाएगा? एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा उनका एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो अब मेडिकली अनफिट हो गए काम को करने के लिए, ठीक है। किसी एक केस में क्या होता है कि उनको फिर भी मतलब अनफिट आने के बाद भी उनको एम्प्लॉयमेंट में रखा जाता है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अगर अनफिट पाया गया तो उनको क्या कर दिया जाएगा सर? उनको एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ पर्सन डिक्लेयर्ड एज अनफिट, अगर एक पर्सन अनफिट घोषित कर दिया गया पीएमई और आईएमई में, वैसे केस में उनको एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया जाएगा कितने दिन बाद? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ डैश डेज फ्रॉम डेट ऑफ हिज मेडिकल एग्जामिनेशन। डेज छूट गया है आई थिंक, यहाँ पे हम लोग डेज कर लेते हैं। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ डैश डेज, ठीक है। अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन का जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट से कितने दिन बाद उनको क्या किया जाएगा? एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया जाएगा ऐसे पर्सन को जो क्या है? अनफिट पाए गए पीएमई और आईएमई में। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए है 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 20 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 30 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 40 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन, ठीक है। 30 दिन के बाद आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, यहाँ पे क्या फिल कर लीजिए? 30 डेज, जब उनका लास्ट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मान के चलिए सेकंड मेडिकल एग्जामिनेशन में वो गए होंगे, फॉर्म नंबर एन में जो दिया जाता है, वो एग्जामिनेशन के डेट के 30 दिन के बाद उनको क्या कर दिया जाएगा सर? एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया जाएगा, यदि वो पाए गए कि पीएमई और आईएमई का जो रिजल्ट आया फॉर्म नंबर ओ में उसमें अनफिट पाए गए तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ पर्सन हैज डैश he shall not be terminated even if he has been declared unfit in IME और PME। यदि IME PME में एक पर्सन को अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो किस केस में वो पर्सन क्या करेगा? तो भी क्या होगा? उसको नहीं निकाला जाएगा, उसको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या देखा कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज उसको क्या कर दिया जाएगा सर? टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है, यदि वो क्या पाया गया? अनफिट पाया गया तो आईएमई और पीएमई में। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि किस केस में पर्सन को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा यदि वो अनफिट पाया गया आईएमई और पीएमई में। तो यदि वो अनफिट होने का अपना वैलिड रीजन बता दे
यदि वो मेडिकल री एग्जामिनेशन जब भी आप देखें तो उसका मतलब किससे कराना हो गया, अपीलेंट मेडिकल बोर्ड से। यदि वो अपीलेंट मेडिकल बोर्ड से री एग्जामिनेशन के लिए अपील कर चुका है, वैसे केस में उसको नहीं निकाला जाएगा, या फिर एनी ऑफ अबव दोनों में से कोई भी कर दिया तो नहीं निकाला जाएगा, या फिर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अपील फॉर मेडिकल री एग्जामिनेशन। यदि कोई पर्सन मेडिकल री एग्जामिनेशन के लिए अपील किया है, क्या किया है, मेडिकल री एग्जामिनेशन के लिए अपील किया है, वैसे केस में उसको क्या किया जाएगा, नहीं निकाला जाएगा यदि वो अनफिट घोषित होता है तो भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ पर्सन हैज बीन डिक्लेयर्ड अनफिट बाय एएमबी। अब क्या हो गया कि यदि वो एएमबी को अपील किया है तब तो उसको नहीं निकाला जाएगा, लेकिन यदि एएमबी भी उसको अनफिट घोषित कर दिया, यानी कि अपीलेंट मेडिकल बोर्ड भी उसको क्या कर दिए, अपीलेंट मेडिकल बोर्ड भी उसको अनफिट घोषित कर दिए, उस केस में क्या होगा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अपीलेंट मेडिकल बोर्ड भी उसको अनफिट घोषित कर दिए तो उसको जो है एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया जाएगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ डैश डेज फ्रॉम डेट ऑफ हिज मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन का जो उसका लास्ट डेट है, उस डेट के कितने दिन बाद यदि वो अपीलेंट मेडिकल बोर्ड में क्या पाया गया, अपीलेंट मेडिकल बोर्ड में पाया गया कि वो क्या है, अनफिट है, तो उसको निकाल दिया जाएगा। यहाँ भी डेज छूट गया है, यहाँ भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डेज लगा लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो, डेज। ठीक है, चलिए इसका अब हम लोग ऑप्शन को वॉच आउट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 10, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 30, ऑप्शन नंबर डी है 60। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन। ठीक है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज उस पर्सन को निकाल दिया जाएगा यदि वो अपीलेंट मेडिकल बोर्ड के री एग्जामिनेशन में अनफिट पाया गया तो। ठीक है, अपीलेंट मेडिकल बोर्ड जब हम लोग पढ़ते हैं, अपीलेंट मेडिकल बोर्ड जब पढ़ते हैं उस केस में हम लोग और एक केस पढ़ते हैं। वो केस क्या होता है कि यदि वो क्या किया, वो सेकेंड नोटिस जो उसको दिया जाता है, सेकेंड नोटिस में भी वो अगर अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाया तो नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर भी उसको हम लोग निकाल देंगे। वो केस था कि वो फेलियर हो गया किस चीज में, अपने आप को क्या करने में, प्रेजेंट करने में, फेलियर टू प्रेजेंट। और सेम केस अपीलेंट मेडिकल बोर्ड में 30 डेज का ये है कि अगर वो अनफिट पाया गया तो लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन के 30 दिन के बाद उसको क्या कर दिया जाएगा सर, निकाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी को कोई दिक्कत है अगर लैंग्वेज समझने में, या फिर मैं बहुत ज्यादा स्पीड बोल रहा हूं उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो बिल्कुल आपको चैट का फैसिलिटी दिया गया है, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं जो भी आपका क्वेरी है। मैं सभी बच्चों का यहाँ से चैट जो भी आप कमेंट करेंगे मुझे वो दिखेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ मेडिकल ऑफिसर, एक मिनट गलत लाइन चला गया, if medical officer or AMB is of opinion that disability of person will not seriously affect his work, it may be recommended to continue his employment for a period of। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यदि मेडिकल ऑफिसर जो फॉर्म एम और एन के तहत एग्जामिनेशन करता है, या फिर अपीलेंट मेडिकल बोर्ड जो फॉर्म नंबर क्यू और आर के तहत मेडिकल एग्जामिनेशन करता है, उसका ओपिनियन में ऐसा लगा कि जो पर्सन का डिसेबिलिटी है वो उसके काम में इफेक्ट नहीं करेगा, उसके काम में प्रभाव नहीं डालेगा, तो वो क्या कर सकता है, उस पर्सन को एम्प्लॉयमेंट करने दे सकता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट में उसको रखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि अनफिट है तो उसको डायरेक्ट निकाल ही देना है। अगर अपीलेंट मेडिकल बोर्ड को और मेडिकल ऑफिसर को लगा कि ये जो है, जो भी इसका डिसेबिलिटी है, किसी तरह का ये रोग है, ये उसके काम में बाधा नहीं डालेगा, तो उसको कितने पीरियड तक, एक तरह से कहिए तो रिकवरी का टाइम दिया जाएगा, या फिर उसको एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू करने का टाइम दिया जाएगा। और जो भी ये पीरियड है उस पीरियड में उसको क्या बोला जाएगा कि सर आप जल्द से जल्द रिकवर होइए। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 6 मंथ, नॉट लेस देन 6 मंथ, नॉट मोर देन 6 मंथ, या फिर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर हो जाएगा नॉट मोर देन 6 मंथ, ऑप्शन नंबर सी। 6 महीना से ज्यादा नहीं दिया जाएगा उसको रिकवर करने के लिए, यदि उसका डिसेबिलिटी उसके काम को इफेक्ट नहीं कर रहा है तो। अगर काम को इफेक्ट कर रहा है तब तो भैया 30 दिन के बाद आपको माइंड से निकलना होगा, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपका एम्प्लॉयमेंट को रोक दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कंपनसेशन फॉर इंडस्ट्रियल डिजीज सॉल्व बी गिवन फॉलोइंग विच ऑफ दिस। कंपनसेशन यानी जो बकाया राशि होता है, जो कंपनसेशन दिया जाता है इंडस्ट्रियल डिजीज के लिए, किसी को कोई इंडस्ट्रियल डिजीज हो। माइनिंग ज्ञान एज इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए।
जहां गेट, माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, डीजीएमएस फर्स्ट क्लास, डीजीएमएस सेकंड क्लास, माइन मैट, ब्लास्टर जैसे सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। यदि आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान, और गेट के अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर में इंडिया के टॉप क्लास फैकल्टी मेंबर्स डेली के लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग हर क्लास के बाद आपको मिल जाया करता है। न सिर्फ लाइव क्लास बल्कि स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर में ही मिल जाता है। अलग अलग कोर्स के लिए माइनिंग ज्ञान का अलग अलग बुक भी अवेलेबल है, जो आपको कोरियर के माध्यम से भेजा जाता है। मतलब आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है सब कुछ माइनिंग ज्ञान ऐप के अंदर में मिल जाता है। तो आप भी यदि माइनिंग ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं और माइनिंग ज्ञान से जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए माइनिंग ज्ञान ऐप को गेट एग्जाम की तैयारी के लिए, जबकि माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को गेट के अलावा बाकी सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिजीज हो गया उसको जो भी कंपनसेशन दिया जाएगा वो किस चीज को फॉलो करते हुए दिया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इंडस्ट्रियल कंपनसेशन वेजेस एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। जो कब आया था, कोई अगर ईयर पूछ दे आपसे मजाक मजाक में तो आपको भी मजाक मजाक में बोल देना है 1923 में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया था, और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आपका 1936 में आया था, जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, डिलेड वेजेस का पेमेंट करते हैं, जो आई थिंक आप एक्ट के सेक्शन नंबर 55 में देखते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फुल कॉस्ट ऑफ एवरी मेडिकल एग्जामिनेशन शुड बी बोर्न बाय। जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ उसका फुल कॉस्ट मतलब सारा का सारा खर्चा कौन उठाएगा, कौन बोर्न करेगा, कौन अपने ऊपर लेगा, कौन अथॉरिटी। ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी है ओनर एजेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी है ओनर, या फिर लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी मेडिकल ऑफिसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओनर। ठीक है, कौन उठाएगा सर, ओनर उठाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब यहां से आपका क्या हो गया, यहां से आपका एनुअल रिटर्न स्टार्ट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग एक एक करके बारीकी से एक एक क्वेश्चन हम लोग एनुअल रिटर्न से देखने वाले हैं। ठीक है, जो रूल में आपका एनुअल रिटर्न दिया है उससे रिलेटेड आपका ये 8 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एनुअल रिटर्न अकॉर्डिंग टू माइंस रूल इज सेंट फॉलोइंग विच रूल नंबर। देखिए एनुअल रिटर्न जो माइंस रूल के तहत भेजा जाता है, माइंस रूल के तहत भेजा जाता है, और एनुअल रिटर्न जो आप कोल माइन रेगुलेशन में पढ़े हैं जो फॉर्म नंबर 3 में भेजा जाता है एज पर रेगुलेशन नंबर 4, वो दोनों आपका अलग अलग है, दोनों को मत मिलाइएगा, 19-20 का फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा का फर्क है। तो एनुअल रिटर्न जो है माइंस रूल में वो किस रूल नंबर को फॉलो करके भेजा जाता है। जैसे यही क्वेश्चन रेगुलेशन के लिए पूछे तो आप बोलिएगा रेगुलेशन 4 को फॉलो करके, लेकिन किस रूल नंबर को फॉलो करके आपका एनुअल रिटर्न भेजा जाता है। ऑप्शन देखते हैं 29O, 29P, 29Q या फिर नन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 29P। 29P के तहत हम लोग क्या करते हैं सर, एनुअल रिटर्न भेजते हैं, और 29Q से क्या होता है, वर्कमैन इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एनुअल रिटर्न अकॉर्डिंग टू माइंस रूल इज सेंट बाय। एक एक करके बारीकी से हम लोग एनुअल रिटर्न कवर कर रहे हैं ताकि किसी भी बच्चे को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। देखिए 29P के तहत हम लोग एनुअल रिटर्न भेजेंगे। एनुअल रिटर्न भेजने का दायित्व किसका है, एनुअल रिटर्न भेजने का दायित्व किसका है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ओनर एजेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी ओनर, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेडिकल ऑफिसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मैनेजर। ठीक है, ये मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक काम हम लोग और करते हैं, हम लोग जो एनुअल रिटर्न कोल माइन रेगुलेशन में पढ़े उसको भी हम लोग साथ लेके चलते हैं। जैसे 29P के तहत हम लोग रूल के तहत भेजते हैं, और रेगुलेशन 4 के तहत हम लोग क्या भेजते हैं, कोल माइन रेगुलेशन के तहत भेजते हैं। आपका एनुअल रिटर्न माइंस रूल के तहत जो होता है वो कौन भेजता है, मैनेजर भेजता है, और जो रेगुलेशन के तहत कौन भेजता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनर एजेंट और मैनेजर की। और एक बात मैं बता दूं, ये एनुअल रिटर्न जो है वो ये एनुअल रिटर्न आपका मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड है।
मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड एनुअल रिटर्न भेजा जाता है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। जो हम लोग सीएमआर में भेजते हैं वो पूरा एक साल का, एक पूरा ईयर का पूरा रिपोर्ट हम लोग भेजते हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना फेटल एक्सीडेंट हुआ, कितना सेल, मतलब पूरा माइंस का ब्यौरा भेजते हैं कोल माइन रेगुलेशन के तहत। लेकिन माइंस रूल के तहत हम लोग जो एनुअल रिपोर्ट भेजते हैं उसमें हम लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड होता है, ठीक है, बस वही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है एनुअल रिटर्न अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 29P जो मैनेजर भेजता है वो किसको भेजेगा, ये है क्वेश्चन नंबर 10। एनुअल रिटर्न अकॉर्डिंग टू रूल 29P किसको भेजा जाता है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ओनर, एजेंट, मैनेजर, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, सीआईएम या फिर सीआईएम आरआईएम डीएम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सीआईएम। किसको भेजा जाता है सर, सीआईएम को भेजा जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर रेगुलेशन से पूछा जाता तो आपका आंसर क्या होता, आपका आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, सीआईएम, आरआईएम और डीएम। ये कब होता, रेगुलेशन का एनुअल रिटर्न पूछा जाता तब, कि एनुअल रिटर्न किसको भेजेंगे, भेजेगा ओनर, एजेंट, मैनेजर, रेगुलेशन को 4 को फॉलो करके, और किसको भेजेगा, सीआईएम, आरआईएम, डीएम को। लेकिन यहां पूछा गया है आपका माइंस रूल से रिलेटेड, तो माइंस रूल में मैनेजर भेजेगा और किसको भेजेगा, भेजेगा सीआईएम को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सीआईएम का फुल फॉर्म होता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, मिथिलेश कुमार प्रसाद, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस सीआईएम का फुल फॉर्म होता है। जो धनबाद में बैठते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी में जो बैठते हैं, डीजीएमएस में बैठते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एनुअल रिटर्न अकॉर्डिंग टू रूल 29P इज सेंट फॉर। एनुअल रिटर्न जो 29P होता है वो किसके लिए भेजा जाता है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। किसके लिए भेजा जाता है, किस साल के लिए भेजा जाता है, यह है क्वेश्चन नंबर 11। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हो गया सर, 1 अप्रैल से 31 मार्च। कैलेंडर ईयर क्या हो गया सर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो पिछला फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोग क्या भेजते हैं, पिछला फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोग एनुअल रिटर्न भेजेंगे रूल के तहत, 1 मिनट, या फिर पिछला कैलेंडर ईयर के लिए भेजेंगे, या फिर आने वाला कैलेंडर ईयर के लिए भेजेंगे, या फिर आने वाला फाइनेंशियल ईयर के लिए भेजेंगे। तो थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आप खुद क्लियर कर सकते हैं कि एनुअल रिटर्न हम लोग भेज किसके लिए रहे हैं सर, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, कि कितना % का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, किसको क्या पाया गया। तो ये हम लोग आगे का कैसे गेस कर सकते हैं, ये आगे का हम लोग को गेस करना इम्पॉसिबल है, तो हम लोग भेजेंगे पिछले साल का। अब आपको दिक्कत होगा कि प्रीसीडिंग और प्रीसीडिंग सक्सीडिंग तो हो गया, अब आपको कंफ्यूजन होगा कि फाइनेंशियल का भेजते हैं कि कैलेंडर का। तो देखिए माइंस रूल के तहत जो भी होगा उसमें आपको फाइनेंशियल ईयर नहीं लगाना, उसमें आपको लगाना है कैलेंडर ईयर, ठीक है, उसमें आपको कैलेंडर ईयर लगाना। माइंस रूल का कोई भी डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल ईयर के तहत नहीं भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हेन डज एनुअल रिटर्न अकॉर्डिंग टू रूल 29P इज सेंट एवरी ईयर। हर साल एनुअल रिटर्न 29P के तहत किस डेट को भेजा जाता है, 1 फरवरी को, 20 फरवरी या उससे पहले, 20 फरवरी को, या फिर 1 फरवरी या फिर उससे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑन और बिफोर 20 फरवरी, 20 फरवरी या फिर उससे पहले आपको एनुअल रिटर्न भेज देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एनुअल रिटर्न अकॉर्डिंग टू रूल 29P इज सेंट एवरी ईयर इन विच फॉर्म। देखिए रेगुलेशन के तहत जो एनुअल रिटर्न होता है उसको हम लोग भेजते हैं फॉर्म नंबर 3 में। जो एनुअल रिटर्न हम लोग 29P रूल के तहत भेजेंगे वो किस फॉर्म में भेजेंगे, फॉर्म ए में, फॉर्म टी में, फॉर्म यू में या फिर फॉर्म एफ में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉर्म टी में। 29P के तहत भेजते हैं फॉर्म नंबर टी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर एक माइन अबंडेंट हो गया, क्या हो गया, पूरी तरीके से अबंडेंट हो गया, वैसे केस में एनुअल रिपोर्ट 29P के तहत जो है वो कब भेजेंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या फिर फोर्थविथ, तुरंत। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 30 दिन, विद इन 30 डेज। जब भी अबंडेंट हुआ उसके बाद हम लोग एनुअल रिपोर्ट भेज देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ ओनरशिप ऑफ अ माइन इज चेंज, एनुअल रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू 29P इज सबमिटेड विद इन। यदि अबेंडेंट हो गया तब तो ठीक है, लेकिन यदि क्या हो गया, ओनरशिप माइन का चेंज हो गया, माइन का ओनरशिप यदि ओनर बदल गया, ओनरशिप चेंज हो गया, वैसे केस में एनुअल रिपोर्ट हम लोग कब भेजेंगे सर? विद इन 30 डेज में, जब चेंज हुआ उसके 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर, या फिर तुरंत। इसका भी आंसर एज पर प्रीवियस क्वेश्चन सेम होगा, ऑप्शन नंबर ए 30 दिन। रेगुलेशन का भी एनुअल रिपोर्ट जो होता है उसमें भी सेम है, जब अबंडेंट हुआ विद इन 30 दिन, जब ओनर चेंज हुआ विद इन 30 दिन, लेकिन 60 दिन से ज्यादा यदि डिसकंटिन्यूएंस हो गया तो विद इन 90 डेज, है ना। यही आपका डाटा था ना रेगुलेशन नंबर 4 में, ठीक है। चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है। किन्हीं बच्चों को किसी तरह का कोई डाउट है तो वो बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।